तो ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है 3 मोमेंट में। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अभी तक मैंने बात नहीं करी सिंकिंग की, अब मैं बात करता हूं सिंकिंग ऑफ सपोर्ट की। मिटा दो इसको। तो ये क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ जनरली किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होता है, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में इस तरीके का आता है, क्योंकि बुक अपने हिसाब से चलेगी। मैं टॉपिक बुक के ही लूंगा, केवल और केवल क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो करा देता हूं, ताकि आप पेपर जब कोई बाद में क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और जब दिखा हुआ लगता है कि हाँ ये तो पेपर में आया था और हमने कर लिया, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब मैंने बोला इफेक्ट ऑफ सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। अभी क्या नई बीमारी है अभी समझ में आ जाए, इसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट। सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट ये क्या नई चीज है, कुछ नहीं समझते हैं। मैंने बोला कोई एक कंटिन्यूअस बीम है ए बी सी और मान लेता हूं डी, है ना। लोडिंग के दौरान अगर ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, ये लेंथ L3 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप E1 I1 E2 I2 E3 I3 मान लिए हो। लोडिंग के बारे में अभी भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई सी भी लोडिंग हो सकती है, होगी जो होगी, हमें तो फॉर्मूले याद है, ठीक है। तो एक कंटिन्यूअस भी में ए बी सी डी। अभी क्या है, क्यों सिंकिंग सिंकिंग सेटलमेंट सेटलमेंट कह रहा है, अब समझना, इसको बहुत ध्यान से समझना। कुछ बड़ी बात नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व होता है, प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम आ जाती है उसकी अपन बात करते हैं। तो मैंने बोला कि जब मैं एक कोई बिल्डिंग बनाता हूं, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर मतलब बीम कॉलम और फुटिंग वाला सिस्टम बनाता हूं, तो उस केस में जब भी मैं एज अ डिजाइनर चलता हूं या एज अ सिविल इंजीनियर चलता हूं, तो मैं ऐसे हवा में कुछ भी नहीं बना सकता। तो सबसे पहले जब कोई बिल्डिंग बनानी रहती है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एज अ इंजीनियर उसका साइट सर्वे करता हूं, जिसको प्रीलिमिनरी सर्वे कहते हैं। उस सर्वे में 2-3 चीजें देखता हूं। पहली चीज देखता हूं कि लाइन लेवल क्या है, ऊपर नीचे तो नहीं है, RL रिड्यूस लेवल आपका ऊपर नीचे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ बहुत ऊंचा है एक तरफ पूरा गड्ढे पे है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल प्लेन है तो बहुत अच्छा है, एज गुड एज पॉसिबल। इस तरीके से उसका सर्वे, उसको बोलते हैं सर्वेइंग करना, ठीक है। सेकंड नंबर पर मैं क्या कराता हूं कि क्योंकि मुझे एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, लोड ट्रांसफर करना है थ्रू सॉइल, तो सॉइल का मैं कराता हूं सॉइल इन्वेस्टिगेशन। सॉइल इन्वेस्टिगेशन मतलब उसकी आगे जब आप पढ़ोगे, जैसा आपने फाउंडेशन भी पढ़ा होगा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसमें पढ़ा होगा बहुत तरीके की फाउंडेशन होती है, स्टेप्ड फाउंडेशन, है ना, स्टेप्ड फाउंडेशन। और आपने पढ़ी होगी स्टेप्ड फाउंडेशन के अलावा आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा ग्रिलेज फाउंडेशन की, रेल की पट्टी की तरह बिछा के उसके ऊपर फुटिंग रख देते हैं। और आपने पढ़ी पाइल फाउंडेशन, अंदर मिल करके पेडिस्टल बना देते हैं। तो ये सब फाउंडेशन की जरूरत पड़ती क्यों है, तो वो डिपेंड करता है सॉइल के स्ट्राटा पे। सॉइल का स्ट्राटा कैसा है, स्ट्राटा मतलब कई जगह आपने काली मिट्टी देखी होगी, कई जगह आपने पीली मिट्टी देखी होगी, कई जगह आपने लाल मिट्टी जो मुरम बोलते हैं वो देखी होगी, कई जगह कोपरा मतलब हार्डेस्ट मिट्टी रहती है, फिलिंग के लिए यूज होती है। तो इस तरीके की मिट्टी रहती है। तो अब मैंने एक एग्जाम्पल मान लिया छोटा सा कि एक जब मुझे बिल्डिंग बनानी है, और सॉइल इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा रहता है कि 1 एकड़ में 4 बोर, तो वो 4 कोना और एक सेंटर मान के चल लेते हैं। मान लो मेरे को एक लंबी बिल्डिंग बनानी है 2-3 एकड़ में, मैंने सॉइल सैंपल लिया है, मैंने हर जगह के सॉइल सैंपल ले लिए, उसमें जो सबसे कम स्ट्रेंथ थी सॉइल की उसको लेके कंसीडर कर दिया डिजाइनर ने, सबसे कम को। अब क्या हुआ, उससे पहले की हिस्ट्री तो मुझे पता नहीं थी कि क्या था क्या नहीं था। मान लो कि उस टाइम पे जो वो सॉइल देखना है वो तो अच्छा अंडरग्राउंड बिल्कुल लेवल वो है, बिल्कुल रिड्यूस लेवल सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन जब उसकी हिस्ट्री में गया, मैंने तो हिस्ट्री डिजाइनर ने नहीं देखी, उसने तो अपना सॉइल इन्वेस्टिगेशन से पूरी इतने पेट का निकाला, सबसे कम वाले को उसने क्या किया, डिजाइन करके दे दिया। अल्टीमेटली जिसकी स्ट्रेंथ 100 और मैं 50 के लिए डिजाइन करूंगा तो स्ट्रक्चर मेरा सेफ रहेगा। मैंने मान लिया कि 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 5 टन पे 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 50 टन पे मैंने डिजाइन कर लिया एग्जाम्पल के लिए। जब मैं डिजाइन किया मेरे को हिस्ट्री नहीं मालूम थी, मैंने तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन में कर दिया, लेकिन उस
सॉइल की हिस्ट्री थी कि आधी जगह तो ठीक था और कुछ ऐसा एक पोर्शन था जहां हमने कभी किसी जमाने में कचरे से फिल कर दिया, उसको कुछ और कर दिया। जैसे अगर भोपाल के कई लोग होंगे तो आप देख के आएंगे, तो भोपाल में एक पहले डंपिंग यार्ड था, उस डंपिंग यार्ड में आज कचरा करके भर दिया, उसके ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया। तो वो तो मैं जान रहा हूँ क्योंकि मैं स्टार्ट से भोपाल देख रहा हूँ। अगर जिसने नहीं देखा तो वो तो घर लिया, उसने बना लिया और पता चला कि पूरे सर्वे में एक पॉइंट ऐसा छूट गया जहां मेरा कॉलम आना था, जहां मेरी फुटिंग आनी थी, और वो सर फिलिंग वाला था। मतलब जो मैं 50 टन की भी स्ट्रेंथ लेके चल रहा था, 50 टन पर मीटर स्क्वायर, वो 50 भी नहीं है, वहां 30 है। उस केस में क्या होगा, जब स्ट्रक्चर लोड होगा, लोड मतलब लोडिंग आएगी, हम आएंगे, ह्यूमन लोड, डेड लोड, स्ट्रक्चर का लोड, ये सब आने के बाद तुरंत तो नहीं होगा, कुछ दिनों बाद धीरे 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 करके वो सेटल होने लगेगा। जैसे ही आपका स्ट्रक्चर ऐसा था, ये स्ट्रक्चर था, तो बाद में क्या हुआ, सपोर्ट सेटल हुआ तो स्ट्रक्चर तिरछा हो जाएगा, जिसके कारण स्ट्रक्चर तिरछा हुआ तो फेलियर हो जाएगा। या कई जगह काली मिट्टी पे आधी अधूरी उस पे अपन थिकनेस बिना सॉइल इन्वेस्टिगेशन के, अपने जो गांव के इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर मतलब ठेकेदार, गांव के जो ठेकेदार होते हैं वो इंजीनियर से भी होशियार होते हैं, तो उनने बिना पाइल ठोका है, उनने करा दिया कि अरे 1 मीटर पे रख दो, 2 मीटर पे रख दो, 3 मीटर पे रख दो, रख के कर दिया, और पता चला उसकी बेरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोड आ गया, तो उस केस पे भी आपका स्ट्रक्चर डाउन जाता है धीरे धीरे ज्यादा। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि वॉल पे क्रैक आ जाते हैं या बीम पे डायगोनली क्रैक आते हैं, तो वो क्रैक ही आने का रीजन आपका ये होता है कि आपका नीचे सॉइल सेटलमेंट हो रहा है। तो सपोर्ट जब सेटल हो गया तो बीम आपका तिरछा हो जाएगा। जैसे ही सेटलमेंट हुआ, वर्टिकली सेटलमेंट हुआ, तो उस वर्टिकली सेटलमेंट का नाम होता है, उस वर्टिकली सेटलमेंट की प्रोसेस को बोलता हूं, उस वर्टिकली स्पान का जो रिएक्शन है वो नीचे सेटल हो गया, तो वो सपोर्ट जो था वो सपोर्ट सिंक हो गया। क्या हो गया, सपोर्ट सिंक हो गया। एक सिंक होता है सिकुड़ना, ये वाला सिंक सिकुड़ने के लिए नहीं, ये सिंक हो गया, नीचे सेटल हो गया। क्या हो गया, नीचे सेटल हो गया, मतलब ये होना ऐसा था, ये ऐसा खिसक गया, तो ये स्ट्रक्चर मेरा ऐसा हो गया, तो इसको मैं बोलता हूं सिंक हो गया, और इस घटना को बोलता हूं सिंकिंग ऑफ सपोर्ट, SINKING, सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। तो सिंकिंग ऑफ सपोर्ट के कारण स्ट्रक्चर फेलियर हो जाता। तो वो सिंकिंग ऑफ सपोर्ट कितना हो गया, कितने mm से हो गया, क्या अंतर आएगा, क्या स्ट्रक्चर में आएगा, कैसे मूवमेंट चेंज हो जाएगा, वो सब आपका, अभी आपने जो 2 क्वेश्चन के उस पर कोई भी सपोर्ट सिंक नहीं हुआ था, वर्टिकल सेटलमेंट नहीं हुआ था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो हमारा तीसरा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल रहेगा उस पर सपोर्ट सिंक होगा, उस सिंक को कैसे सॉल्व करना है, एनालिसिस करना, उसकी हम बात करेंगे। तो ये मेरा तीसरा टॉपिक है, सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। तो मैंने एग्जांपल के लिए बोल दिया कि सपोर्ट बी एंड सी, सपोर्ट बी एंड सपोर्ट सी सेटल्ड सिंक बाय सम अमाउंट पैसे वाला अमाउंट नहीं, क्वांटिटी वाला, मैग्नीट्यूड वाला, नहीं तो हर जगह पैसा दिखे। तो अब सिंक हो गया, ठीक है साहब। इसका मतलब मेरा बीम पहले ऐसा था, इस बीम में मेरा ए अपनी जगह था, बी मैंने बोल दिया सेटल हो गया। कितने से हो गया, तो वो मैंने बोला डेल्टा, डेल्टा मतलब सेटलमेंट को शो कर रहा, और ये बी को शो करा, तो डेल्टा बी सेटल हो गया। और मैंने बोला सी, ज्यादा कम कितना भी हो सकता हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने और मान लिया कि बी से ज्यादा सी हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, डेल्टा सी हो गया, और ये अपनी जगह है। तो अब मेरा जो बीम है उसका प्रोफाइल अगर मैं देखता हूं, तो लोडिंग के कारण ये बीम मेरा कुछ इस तरीके से सेटल हो जाएगा। कितना सेटल हुआ साहब, इसका नाम था ए बी, इसका नाम था सी, इसका नाम डी, तो बी सेटल हो रहा। तो अगर मैं बी के लिए बात कर रहा हूं, तो यहां पे जो इस स्पान का होगा, जो सेटल हो रहा वहां से देखना है, तो यहां से मेरा डेल्टा बी ए लिखूंगा, इस स्पान के लिए डेल्टा बी सी लिखूंगा। सिमिलरली सी पे खड़ा हुआ इधर और इधर जाऊंगा, तो ये मेरा डेल्टा सी बी होगा, और ये डेल्टा सी डी होगा, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जहां सपोर्ट सेटल हुआ उससे राइट और लेफ्ट चले जाना। यहां जाओगे तो बी से ए, यहां जाओगे तो बी से सी, सी पे क्या इधर जाऊंगा तो डेल्टा सी बी, यहां जाऊंगा तो डेल्टा सी डी।
कोई दिक्कत कोई परेशानी। और इसी को थोड़ा सा और आगे लिखूंगा तो इसी को मैं लिख सकता हूं पहले बी, तो डेल्टा बी पे जितना सेटलमेंट है इस रिस्पेक्ट में ए बी कितना सेटल होगा उसकी बात कर रहा, तो मैंने बोला बी पे जितना सेटलमेंट माइनस ए पे जितना सेटलमेंट। सिमिलरली इस बी सी पे साहब बी पे जितना सेटलमेंट माइनस सी पे जितना सेटलमेंट जो भी है, इस सी बी पे साहब सी पे जितना सेटलमेंट माइनस बी, जैसा नंबर लिखा वैसे डेल्टा माइनस होंगे साहब, सी पे जितना सेटलमेंट उतना ही उसका डी पे। अब डी पे नहीं होगा तो जीरो, ए पे नहीं होगा तो जीरो होने दो। तो ये है बेटा प्रोसेस आपकी सिंकिंग, है ना। इसको लिखो, फिर मैं इक्वेशन लिखाता हूं कैसे लिखाएगी और क्या नया पार्ट जुड़ जाएगा। इसको बना लो डायग्राम। लोडिंग अभी भी वही रहेगी, नहीं तो सोचो कि यहां से लोडिंग हट गई। लोडिंग के कारण ही सिंक हो रहा है, लोडिंग के कारण ही सिंक होता है ना। तो क्वेश्चन में लिखता भी ड्यूरिंग लोडिंग सपोर्ट बी सिंक बाय फलाना, सपोर्ट डी सिंक बाय फलाना। कई बार बी सिंक होगा, कई बार बी सी डी सब सिंक करा देगा, जो क्वेश्चन की मर्जी वो सिंक कराए। फंडा हमारा क्लियर रहना चाहिए, कंसेप्ट हमारा क्लियर रहना चाहिए। जो सपोर्ट सिंक हो रहा है उसके लेफ्ट और राइट चले जाओ। यहां बी है तो बी ए लिखूंगा, बी सी है तो बी सी लिखूंगा, सी पे खड़ा तो सी भी लिखूंगा, सी डी लिखूंगा। डेल्टा बी मतलब बी पे जितना सिंक हुआ, डेल्टा ए मतलब ए पे कितना सिंक हुआ, बी सी मतलब डेल्टा बी पे कितना सिंक हुआ माइनस डेल्टा सी पे। न्यूमेरिकल जो वैल्यू आएगी वहां पुट कर दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, तो वीडियो रोक के आपने स्टॉप करके लिख लिया। अब मैं इसकी इक्वेशन लिखा देता हूं सर, बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ये ऊपर वाला हटा दे रहा हूं, इसका नया फॉर्म ये आ गया सेटलमेंट के बाद। तो कुछ नहीं सर, अब तो आसान है मेरे हिसाब से। क्यों आसान है सर? कुछ नहीं सर, इसका नाम लिखूंगा एम बी, इसको लिख दूंगा एम बी, इसको लिख दूंगा एम सी, इसको लिख दूंगा एम डी। अननोन मूवमेंट की बात करूंगा तो एक्चुअल में तो देखो ये जीरो हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड है, ये जीरो हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड है। क्यों? क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है, आखिरी के जीरो। तो अल्टीमेटली मूवमेंट हुआ एम बी और एम सी। तो कितनी बार मुझे थ्री मूवमेंट इक्वेशन लगानी होगी सर? 2 बार। पहली बार लगेगी सर ए बी सी में, तो मैंने बोला अप्लाइंग थ्री मूवमेंट थ्योरम ऑन ए स्पान ए बी एंड बी सी, इंटरमीडिएट कौन बी, बी पे 2 मूवमेंट एम बी ए और एम बी सी, इसलिए जहां बी आएगा वहां पे मैं 2 लगा दूंगा। वो तो पहले ही पढ़ चुका हूं। ई आई वी आई कॉन्स्टेंट है, लिखना हो E1 I1 लिख लो, लिखना हो E2 I2 लिख लो, लिखना हो E3 I3 लिख लो। लेंथ आप पहले ही बात कर चुके कि L1 है, लेंथ आप पहले ही बात कर चुके L2 है, लेंथ आप पहले ही बात कर चुके L3 है। लोडिंग के बारे में कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में दिया होगा वो लोडिंग है। अभी तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है। मैं तो न्यूमेरिकल को कैसे करना उसकी बात कर रहा हूं। तो सर मैंने लिख दिया एम ए, क्योंकि मैं इस पे और इस पे लगा रहा हूं, एम ए इंटू सर लेंथ L1 अपॉन E1 I1। कोई दिक्कत की बात नहीं सर, पुराना था, कुछ नहीं, अच्छी बात है सर। 2 टाइम्स ऑफ बी, तो 2 टाइम्स ऑफ एम बी। लेंथ लिखी सर मैंने L1 अपॉन E1 I1 प्लस L2 अपॉन E2 I2। ठीक है सर, और क्या सर? MC, तो मैंने लिखा सर MC अप इंटू L2 अपॉन E2 I2। सर ये तो पुराना है, कोई बड़ी बात नहीं। माइनस सर, ठीक है, लोडिंग सर, ठीक है, लिख दिया सर 6A1 X1 बार अपॉन L1 E1 I1। पुराना ही था सर, कुछ किया ही नहीं। प्लस इसके लिए लिखा 6A2 X2 बार अपॉन L2 E2 I2। सर तो अभी तो कुछ किया ही नहीं सर, ये तो पुराना ही था। हो, यहां तक तो पुराना ही था। अब क्या नया आया सर? सिंक आया। तो सिंक के लिए मैंने बोला जब बी इंटरमीडिएट तो बी ए और बी सी, तो प्लस जब इस इक्वेशन को ड्राइव करते हो तो वो आता है 6 डेल्टा। सर मैं इस स्पान के लिए बात कर रहा, तो सर मैं डेल्टा बी ए अपॉन लेंथ L1 या LBA लिख देता हूं, प्लस सर BC के लिए बात करूं तो 6 डेल्टा BC अपॉन LBC लिख देता हूं और इसको सॉल्व कर दूंगा सर।
तो मेरा क्या निकल जाएगा सर, पहली इक्वेशन निकल जाएगी। मतलब सर क्या नया आया, सिंक नया आया। 6 क्या है सर, ये न्यूमेरिकली ड्राइव होके आता है। डेल्टा बी है मतलब बी ए स्पान पे हमेशा याद रखना है, इंटरमीडिएट के लेफ्ट भी जाओगे इंटरमीडिएट के राइट भी जाओगे तो डेल्टा बी ए अपॉन लेंथ एल बी ए या L1 भी लिख सकता था, ये नथिंग बट L1 है, टेंशन नहीं लेना, नहीं तो बोले मां साहब तो कुछ भी लिखा देते हैं। और BC मतलब L2 है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या नया आया, ये तो सर पुराना ही था, आप तो ये टाइम पास करा रहे थे। नया तो केवल सर ये आया कि सर इंटरमीडिएट के इधर जाऊंगा तो डेल्टा मतलब सिंक, बी से ए लिख दूंगा और इधर जाऊंगा तो BC लिख दूंगा। ठीक है, नहीं सर और लिखना चाहूं तो ये इक्वेशन तो आपकी सिमिलरली ऐसे ही चलेगी। क्या हो जाएगा, माइनस 6a1x1 बार अपॉन L1e1i1 सर प्लस 6a2x2 बार अपॉन L2e2i2 सर प्लस 6 भी ठीक था सर। डेल्टा को मैं और थोड़ा स्पेसिफाई कर दूं तो मैंने लिखा जो पहले आएगा डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए अपॉन एल बी ए सर, और सर वैसे ही इसको भी लिख सकता डेल्टा बी माइनस डेल्टा सी अपॉन एल बी सी सर। क्या गलत नहीं? तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। मैं जानबूझ के पूरा एक साथ नहीं लिखाता, नहीं तो 3 मोमेंट इक्वेशन को एक साथ लिखा दूं तो आप सर हो जाओगे ये नए नए शब्द क्यों यूज कर रहे हो सर। तो अब पता चल गया कि मैं क्यों यूज कर रहा हूं, केवल शब्द में इतना सा यूज कर रहा हूं। तो अब कभी बोले कि कैपलॉरेंस 3 मोमेंट इक्वेशन लिखो तो अब जाके आपकी इक्वेशन 3 मोमेंट इक्वेशन फॉर कैपलॉरेंस थ्योरम या कैपलॉरेंस थ्योरम के हिसाब से जो प्रूव होके आती वो एक्चुअल इक्वेशन ये थी। मैंने जानबूझ के स्टार्ट में ये नहीं पढ़ाया था, नहीं तो आपको क्वेश्चन पहले ही देख के लगने लगता है कि पता नहीं क्या है। तो मैं क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट की बात करता हूं। सर मेरी मर्जी, क्या इसके लिए लिखूं ना सर, ये तो अभी मैंने केवल किसके लिए लिखी, ए बी और बी सी के लिए। मैं खुद लिख के देखता हूं, सर लिखवाओ। चलो सर लिख देते हैं। ठीक है, तो किसके लिए लिखना है सर? सर अब मैं लिखूंगा सर बी सी और डी के लिए और बताऊंगा सर सही लिखी कि नहीं लिखी, आप ही मुझे गाइड करना। तो मैं लिख के देख लेता हूं, लिख दिया हूं, लिखता हूं। क्या लिखूं सर? अब तो मैं लगा रहा बी सी और डी में, तो सर मैंने लिखा एम बी, अच्छा किस पे लगा रहा हूं, स्पान, बाकी सब लिख लेना, बी से और सी डी। तो कौन 2 बार सी, तो इंटरमीडिएट कौन सी, तो सी का कितना 2 टाइम। एम बी इंटू लेंथ लिख दी सर L2 अपॉन E2I2, तो कोई दिक्कत क्या सर? नहीं सर। सी 2 बार तो 2 टाइम्स ऑफ एम सी सर कितनी बार बता तो कि आप तो इंटरमीडिएट जो होगा उसको 2 टाइम्स लिखना ही है सर। लेंथ लिख दूं क्या सर इसकी, L2 अपॉन E2I2 सर, कोई दिक्कत नहीं सर। सर अगली के लिए सी डी के लिए L3 अपॉन E3I3 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। प्लस सर डी है तो एम डी लिख देता हूं सर, लेंथ L3 अपॉन E3I3 ही होगा सर, कोई दिक्कत क्या नहीं। माइनस सर लोडिंग है, होने दो, लोडिंग जो होगी तब बात करेंगे। अभी तो मैं 6 क्योंकि सेकंड सेक्शन है तो 6a2x2 बार अपॉन L2e2I2 लिखता हूं प्लस 6a3x3 बार अपॉन L3e3I3 लिखता हूं सर। इससे तो मुझे डरने की जरूरत भी नहीं है सर, चूंकि कौन आया, सिंक आया। तो सर सिंक किस किस के लिए, इंटरमीडिएट के दोनों तरफ जाऊंगा तो सी से बी जाना पड़ेगा और सी से डी जाना पड़ेगा। तो सर 6, ठीक है, डेल्टा सी भी लिख दूं सर, और सर लेंथ क्या है, सी भी लिख दो तो एल सी भी। सर इधर भी लिख सकता हूं, इधर जाऊंगा तो 6 डेल्टा सी डी अपॉन LCD लिख दूं तो सर मेरी भी इक्वेशन बन गई। कोई बड़ी बात कौन थी, ये तो छोटी सी चीज है, मैं आराम से कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, केवल प्रैक्टिस है। और सर डेल्टा सी बी को और वैसे लिखना चाहूं तो लिख लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, डेल्टा सी माइनस डेल्टा बी और डेल्टा सी माइनस डेल्टा डी, और वैल्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको उतार लेता हूं, इसको मैं बोलता हूं सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। तो कैसे सॉल्व करना था उसकी मैंने बात करी, तो ये उतार दिया सर, एक क्वेश्चन करके देखेंगे तो सब चीजें बन जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर मैं इसको मिटा देता हूं। तो क्या किया सर, कुछ नया नहीं है। इंटरमीडिएट के एक बार लेफ्ट में लिखना, एक बार राइट में। लेफ्ट से लिखोगे ऐसे रखोगे, लेफ्ट से तो बी से ए जाएगा और राइट जाओगे तो बी से सी जाएगा, वही लिखा है
6 डेल्टा बी ए अपॉन एल बी है, एल बी है तो स्पान लेंथ थी सर। तो अब एक क्वेश्चन करके देखता हूं सर, मेरे ख्याल से तो सर बन जाना चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये पूरी इक्वेशन को कहेंगे हम 3 मोमेंट इक्वेशन ड्राइव्ड बाय कैपलॉरेंस थ्योरम, ठीक है, विद इफेक्ट ऑफ सिंकिंग ऑल्सो। मतलब टोटल है, अगर क्वेश्चन में सिंकिंग दिया है तो लगाओ, नहीं दिया तो वो वैल्यू आएगी नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन और आया हुआ है आपका, जिसके आधे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देख के आधे मास आप बोलते गलत है, बिना लोडिंग के क्वेश्चन नहीं आता, पर मैं बोलता हूं सही है। क्यों सही है समझ में आएगा, ठीक है। 2009 में आया किसी यूनिवर्सिटी में ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। एनालिसिस द कंटिन्यूअस बीम, एनालिसिस द कंटिन्यूअस बीम शोन इन फिगर। कई बार क्वेश्चन में फिगर नहीं बोलता, पूरी कहानी बोलता, लिख के आपको बनाना आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यूजिंग 3 मोमेंट इक्वेशन। अब काम की चीज बोली, इफ सपोर्ट बी सिंक बाय 5 mm, आगे लिखा ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो एक एंड इसका फिक्स है, बीच में एक रोलर सपोर्ट लगा है एंड अगेन रोलर सपोर्ट लगा, ठीक है। और यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया 2i, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया i। लेंथ की बात करेंगे तो ये 6 मीटर, लेंथ ये आपका दिया हुआ 4 मीटर। नाम इसका ABC। क्वेश्चन में एक ही चीज बोली है कि सपोर्ट जो B है वो सिंक हो रहा, सिंक मतलब सेटल हो रहा, कितने mm से, 5 mm से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी में आया था 2009 में। अब क्वेश्चन देख के आधे माँ साहब बोल देते कि क्वेश्चन गलत है, क्योंकि बिना लोडिंग के सॉल्व होता ही नहीं है, लेकिन होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि अगर ये सिंक नहीं देता तब तो मैं मान लेता कि नहीं होता, क्योंकि जब आप कोई भी दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व करते तो आपका मान लो 2 इक्वेशन होती तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या a1x प्लस बी वन वाई इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2 वाई इक्वल टू c2, ऐसी 2 इक्वेशन होती। और जब c1 c2 दोनों की वैल्यू 0 हो जाती तो उस केस पे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, तब तो मैं मान सकता था कि नहीं होता। क्यों, क्योंकि लोडिंग नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन पे लोडिंग के अलावा एक और फैक्टर हमारे पास है, वो है सिंकिंग ऑफ सपोर्ट बी। और क्योंकि जब मैंने इक्वेशन पढ़ी कुछ भी एग्जांपल के लिए, m1 into L1 upon EI1 plus 2 times of MB into L2, sorry, L1 upon EI1 plus L2 upon EI2 bracket 1 plus MC into L2 upon E2I2 equal to minus of 6A1X1 bar upon L1 EI1 plus 6A2X2 bar upon L2 EI2 bracket बंद plus सिंकिंग वाला फैक्टर 6 डेल्टा अपॉन एल प्लस 6 डेल्टा अपॉन एल। तो जब सिंकिंग वाला फैक्टर क्वेश्चन में दे दिया तो अल्टीमेटली इक्वल टू के बाद का जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है विदाउट एक्स वाई के, वो तो कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर ये सिंक नहीं देता तब तो ये क्वेश्चन में भी बोलता कि सॉल्व नहीं होता। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और क्या चीज है कि इस क्वेश्चन में आपका फिक्स भी दे दिया, तो अगेन आपको समझ में आ जाएगा, जहां फिक्स सपोर्ट होगा वहां इमेजिनरी स्पान आएगा, वहां इमेजिनरी स्पान आएगा, इमेजिनरी स्पान की लेंथ 0 होगी, या दूसरी भाषा में हमारी ऐश्वर्या राय आ जाएगी। तो मैं बात करता हूं इसको, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। एक चीज और है इस क्वेश्चन में, EI दिया हुआ है ना, EI दिया हुआ है, तो EI कितना दिया है वो और देखें तो आपका EI की वैल्यू दी है। अभी तक क्वेश्चन में EI की वैल्यू नहीं दे रहा था तो आपका काम चल जा रहा था, अभी यहाँ EI की वैल्यू दी है तो EI की वैल्यू भी यूज करनी है। बिना EI के सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन। क्यों नहीं होगा, रीजन बता। यूनिट जरूर देख लीजिएगा, EI की यूनिट सही होनी चाहिए और आप क्वेश्चन पे क्या लगा रहा है वो यूनिट सही होनी चाहिए। दोनों की यूनिट
जरूर देख लेना, यूनिट सही नहीं होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो EI को मैं पहले कन्वर्ट कर लेता हूं पहली फुर्सत में। EI की वैल्यू 200 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। I की वैल्यू है 1 इंटू 10⁸ mm की पावर 4, ठीक है। क्वेश्चन मेरा जो चल रहा है हमेशा भी किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर में चल रहा है, एमएम में तो चल नहीं रहा। तो पहले तो इसको EI की वैल्यू निकालो, क्योंकि हर जगह EI लगेगा। तो 200 इंटू 1 इंटू 10⁸, यूनिट की बात करता हूं तो इसकी किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और इसकी एमएम की पावर 4। एमएम स्क्वायर से एमएम स्क्वायर गया तो EI इक्वल टू 200 इंटू 1 इंटू 10⁸ किलो न्यूटन एमएम स्क्वायर। लेकिन मेरा क्वेश्चन चलो लोडिंग नहीं है, तब भी मैंने एग्जांपल के लिए मान के चला कि किलो न्यूटन है, लेकिन लेंथ तो मीटर में है, तो लेंथ तो मीटर में ही रखनी पड़ेगी। और मुझे मालूम है 1 मीटर बराबर 1000 mm, 1 मीटर बराबर 1000 mm, या 1 मीटर बराबर 1000 को 10⁻³ mm लिख सकता हूं। तो 1 mm बराबर क्या हो जाएगा, 1/10⁻³ मीटर, या इसी को बोलूं 1 mm बराबर 10⁻³ मीटर। तो अगर मुझे mm को मीटर में बदलना है तो 10⁻³ से इंटू कर दूंगा तो काम चल जाएगा, या 10⁻³ से डिवाइड कर दूंगा तो काम चल जाएगा। तो जब मैं EI को आगे कैलकुलेशन करता हूं तो EI इक्वल टू मेरा हो गया 200 इंटू 10⁸, यूनिट किलो न्यूटन mm स्क्वायर है। 1 mm के लिए ये, तो 1 mm स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 का मतलब 10⁻³ का स्क्वायर, तो 10⁻6 माइनस मीटर स्क्वायर। तो यहां मैं और एक सुंदर सा 10⁻6 से इंटू कर देता हूं तो मेरी यूनिट चेंज हो जाएगी EI की किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में। मजबूरी मेरी मीटर स्क्वायर में इसलिए क्योंकि क्वेश्चन मेरा मीटर स्क्वायर में चल रहा है। तो EI इक्वल टू अल्टीमेटली 200 इंटू 10⁸ में से 6 गया तो 10⁻² किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और EI इक्वल टू 2, और ये 2 जीरो और लिख दो, सुंदर लगेगा बड़ा बड़ा सा। तो ये आ गई आपकी EI की वैल्यू। तो अब जहां भी EI लगेगा वो ये लगेगा। प्लस इस क्वेश्चन में एक और बीमारी है, 2i। अभी तक तो EI कॉन्स्टेंट ही लिख दे रहा था, अब यहां 2i यूज कर रहा है, यहां i यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं तो I1 की वैल्यू सर 2i है, और I2 की वैल्यू तो सर i है, E तो E है, यंग मॉडुलस, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैं क्या लगाना चालू करता हूं, 3 मोमेंट इक्वेशन। इससे पहले डेल्टा बी की बात करता हूं, तो या तो डेल्टा बी 5 mm में मीटर में लिखना चाहूं तो सर मैंने बोला 1 mm बराबर 10⁻³ मीटर। तो क्या मैं सर डेल्टा बी को 5 इंटू 10⁻³ लिखूंगा तो भी चलेगा? तो ये मेरा डेल्टा बी है सर, ठीक है। सपोर्ट ए नहीं सिंक हुआ, सपोर्ट सी सिंक नहीं हुआ, क्वेश्चन में केवल और केवल सपोर्ट बी सिंक हुआ है। इसका मतलब डेल्टा ए इक्वल टू 0, डेल्टा बी इक्वल टू डेल्टा सी इक्वल टू 0। डेल्टा मतलब सिंक, सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट, ठीक है, अच्छी बात है। तो सर मैं इसमें इक्वेशन लगाता हूं और मैं थोड़ा सा इसी डायग्राम को आगे बनाता हूं, तो सर मुझे क्या दिखेगा कि साहब आपका जो ये बीम था वो यहाँ से 5 mm सेटल हो गया। इसका मतलब जो आपका ये बीम इमेजिनरी वाला पहला वाला था वो ऐसा ना होकर अब कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि यहाँ तो ये सपोर्टेड है, चल जाएगा। यहाँ क्या हो गया, ये 5 mm आपका बढ़ गया और यहाँ पे भी आपका फिक्स है। इसका मतलब सर ये A है, ये B है, ये C है ना। तो क्या हो जाएगा इस केस पे, सर ये 5 mm है, जब इंटरमीडिएट बी लूंगा तो डेल्टा बी ए लिखूंगा, जब इंटरमीडिएट सी लिखूंगा तो डेल्टा बी सी लिखूंगा, ठीक है। ये मुझे लिखना है, तो इसको आप वीडियो रोक कर इतना लिख लें, फिर आगे सॉल्व करते हैं। प्लस यहाँ फिक्स्ड है तो एक नई चीज बढ़ेगी। तो अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को।
अब तो मुझे पता चल गया क्योंकि ये फिक्स है तो यहाँ इमेजनरी सपोर्ट आएगा ए डैश, लेंथ आएगी 0। अननोन कितने मोमेंट रहेंगे तो देख लेते हैं। यहाँ एम ए डैश आएगा, यहाँ एम ए आएगा, है ना मोमेंट, यहाँ एम बी मोमेंट आएगा, यहाँ एम सी मोमेंट आएगा, रिएक्शन यहाँ आएगी आर सी, रिएक्शन यहाँ आएगी आर बी, यहाँ रिएक्शन आएगी आपकी आर ए। वो इमेजनरी है तो उसका कोई मतलब नहीं। तब भी मैं मोमेंट चेक करता हूं तो एम ए तो रहेगा, एम बी भी रहेगा, एम सी 0 रहेगा क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड है। इसका मतलब इस क्वेश्चन पे आपको एम ए निकालना है और एम बी निकालना है, साथ ही साथ यहाँ आपको आर बी आर सी निकालना पड़ेगा, आर ए बी निकालना पड़ेगा। रीज़न उसका ये है कि इस स्ट्रक्चर का खुद का डेड लोड तो रहेगा, उसकी वैल्यू आएगी, प्लस एक चीज़ और रहेगी कि लोडिंग नहीं होने के बाद ये सेटल हो रहा है तो लोडिंग तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उसकी डेड लोड तो थी, उसके कारण तो वैल्यू आती ही आती है ना, कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगी उसके सेल वेट के लिए। तो फिर मैंने बोला कितने, 2 अननोन, तो 3 मोमेंट इक्वेशन 2 बार लगनी है। पहली बार लगेगी ए डैश ए और बी में, तो मैंने बोला अप्लाइंग 3 मोमेंट इक्वेशन ऑन स्पान व्हाट ए डैश ए एंड ए बी। किसी को कोई दिक्कत, ए डैश ए एंड ए बी पे मेरी इक्वेशन लगानी है मुझे तो लग जाएगी। तो मैंने बोला इक्वेशन लगाता हूं मैं। लगाने के लिए मेरे को एक नई चीज़ पता चली है, सिंकिंग, ठीक है, तो वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ मेरे को थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा दिखाने के लिए। तो ये मेरा एम डैश हो गया यहाँ मोमेंट, रिएक्शन आर ए, यहाँ मोमेंट होगा मेरा एम ए, ये क्योंकि 0 स्पान लेंथ तो ज़्यादा इससे दिक्कत नहीं आएगी। और ये मेरा यहाँ क्योंकि सपोर्ट मेरा सेटल हो गया बी पॉइंट पे कितना mm से, 5 mm से, तो एक्चुअल में मेरा अब ये बीम इस तरीके से ना रहकर एक्चुअल में ये बीम मेरा कैसा हो जाएगा, एक्चुअल में ये मेरा बीम रहेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैंने बोला इंटरमीडिएट इस केस में कौन होगा, ए के इस तरफ भी जाऊंगा, ए के इस तरफ भी जाऊंगा, तो यहाँ मेरा आएगा डेल्टा ए बी और यहाँ डेल्टा ए डैश। इसकी तो दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो इमेजनरी स्पान है। डेल्टा ए बी मतलब क्या होगा, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी होगा, और डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है, सिंक नहीं है 0, डेल्टा बी 5 mm, तो अल्टीमेटली डेल्टा ए बी इस केस में -5 mm है, तो 10 टू द पावर ये -5 काय में हो गया, -5 mm हुआ, तो -5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं लगा देता हूं इस पे 3 मोमेंट इक्वेशन। तो सबसे पहले लिखूंगा m डैश इंटू 0, m डैश इंटू 0, कोई दिक्कत क्योंकि इमेजनरी स्पान है, प्लस इंटरमीडिएट कौन है, इंटरमीडिएट ए है, तो 2 टाइम्स ऑफ एम ए, पहली लेंथ 0, दूसरी लेंथ कितनी है, दूसरी लेंथ कितनी है 6 मीटर, तो 6 ई आई कितना दिया क्वेश्चन में, आई दिया 2i, कितना दिया 2i, प्लस एम बी इंटू लेंथ बी के लिए 6/2, 6/e, और i कितना है बेटा 2i। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि कुछ ऐसा अनोखा नहीं है। बस क्वेश्चन में इस बार ei कांस्टेंट नहीं रखा है, यहां 2i था तो i की जगह 2i लिख दिया, इधर कुछ नहीं था तो 0 लिख दिया। इक्वल टू कोई लोडिंग है क्या इस स्पान पे, नहीं, तो लोडिंग वाले केस पे तो मेरा हो जाएगा 0, लोडिंग 0, प्लस क्या हो जाएगा इस स्पान पे 6 डेल्टा ए डैश अपॉन लेंथ ए डैश। लिखने की जरूरत वैसे नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली ये वाला पार्ट तो 0 रहेगा, इमेजिनरी स्पान है, कौन है, इमेजिनरी स्पान है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। प्लस ए पे ए डैश है और इधर से डेल्टा ए बी, इधर से डेल्टा ए बी, 6 रहेगा ही, और लेंथ का नाम क्या हुआ बेटा, लेंथ का नाम ए बी, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है।
सर ये तो 0, बहुत अच्छे। सर ये वाले 2 से ये वाला 2 काट देता हूं, काट दो। सर ये बच्चा MA 6MA और सर EI, बहुत अच्छी बात है, प्लस सर ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3MB अपॉन EI। सर कोई दिक्कत नहीं। सर जब ये लोडिंग वोडिंग नहीं है तो हट गया, प्लस ये वाला टर्म तो सर 0 क्योंकि इमेजिनरी स्पान है, प्लस 6 तो ठीक था सर। डेल्टा AB की वैल्यू कितनी सर, -5 इंटू 10 टू द पावर -3, और AB लेंथ स्पान कितना सर, 6 मीटर। बहुत अच्छे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये EI वहां चला जाएगा, तो ये हो गया 6MA प्लस 3MB इक्वल टू 6EI, माइनस आ जाएगा इसका इंटू सर 5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 6, क्या सर ये 6 से कैंसिल। अब क्या बचा सर, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बची है, वो तो मैं वैसे ही निकाल लूंगा। क्या बच रही सर, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल देता हूं। तो मैंने बोला सर 6MA प्लस 3MB माइनस EI की वैल्यू सर कितनी, 2000, तो मैंने लिखा 2000 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3। सर 6 से 6 कट चुका था, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सर आ गई 20,000 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 100 आ गई सर, 100। तो मैंने लिखा 6MA प्लस 3MB इक्वल टू -100, इक्वेशन नंबर 1 सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन तब भी एक बार डिस्कस कर लेंगे अगर कोई दिक्कत आएगी तो पहले इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, अब किस में लगेगी, A, B और C में। तो मैंने बोला सर अप्लाइंग 3 मोमेंट इक्वेशन ऑन स्पान व्हाट, ऑन स्पान AB एंड BC, इंटरमीडिएट कौन, B, 2 टाइम्स मोमेंट का किसका होगा, B का। सर मैं डायग्राम बना लेता हूं ना, क्यों परेशान हूं। मैंने बोला सर ऐसा था, ठीक है सर, ये फिक्स था, एक सपोर्ट यहाँ होगा सर, ये सेटल हो गया कितने mm से सर, 5 mm से, और C अपनी जगह है सर। इसका मतलब मेरा एक्चुअल बीम क्या होगा सर, तो एक्चुअल बीम तो सर मेरा ऐसा रहेगा। सर मैंने सीखा था कि इंटरमीडिएट के दोनों तरफ जाना है, तो ऐसे जाऊंगा तो सर डेल्टा BA, और सर ऐसे जाऊंगा तो डेल्टा BC, और डेल्टा BA को सर मैं और लिख सकता हूं डेल्टा B माइनस डेल्टा A, और सर इसको डेल्टा B माइनस डेल्टा C। तो सर डेल्टा BA की अगर मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो डेल्टा B माइनस डेल्टा A है, डेल्टा B की वैल्यू 5, A की वैल्यू 0, तो सर 5 mm है, या इसी को सर 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर लिख सकता हूं, क्योंकि 1 mm बराबर 10 टू द पावर -3। सर सिमिलरली डेल्टा BC को मैं डेल्टा B माइनस डेल्टा C लिख सकता हूं। सर B की वैल्यू 5, C की वैल्यू 0, तो सर ये भी 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर हुआ। तो सर इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है। सर अब क्या लगाना है सर, 3 मोमेंट थ्योरम लगाना है। सर यहाँ I की जगह 2I दिया है और यहाँ I दिया है, लोडिंग कुछ दी नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये लेंथ 6 मीटर है सर, और ये 4 मीटर है। तो लगा देता हूं मैं 3 मोमेंट थ्योरम। ये MA होगा सर, ये MB होगा, और ये MC होगा सर, जिसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड है सर। तो मैंने लगाया सर इसको आगे, तो मैंने लिखा सर MA इंटू लेंथ सर 6 अपॉन EI। तो सर E तो ठीक है, I की वैल्यू तो सर 2I है, बहुत अच्छे सर। सर चूंकि B इंटरमीडिएट है, एक मोमेंट ऐसे आता सर, एक मोमेंट ऐसे आता, तो 2 मोमेंट आते हैं MB सर। इसकी लेंथ सर मैंने लिखा हूं 6 अपॉन E इंटू 2I, पर सर इसकी लेंथ तो 4 अपॉन E इंटू 2I लिखूंगा नहीं, क्योंकि I की वैल्यू तो I है, तो सर I लिख दिया हूं, प्लस MC इंटू 0, वैसे तो 0 ही आना, पर लिख दो सर थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, माइनस सर कोई लोडिंग नहीं, तो लोडिंग के लिए वैल्यू 0। आगे चले तो यहां देखें क्या हो जाएगा सर, सिंकिंग है तो सिंकिंग के लिए इंटरमीडिएट से B से A जाना, तो 6 डेल्टा BA अपॉन लेंथ लिख दो सर BA, प्लस यहां से यहां जाऊंगा तो B से C जाना, तो डेल्टा BC अपॉन 6 डेल्टा BC अपॉन LBC लिख दो सर। तो यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है। एक इक्वेशन तो मेरी आ चुकी,
इसमें मैं न्यूमेरिकल वैल्यू रखता हूं और इक्वेशन निकालता हूं। तो सॉल्व करके वो मेरा हो गया, इसको काट सकता हूं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो सर ये 3m है अपॉन ई आई सर, प्लस सर यहां देखता हूं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो सर ये हो गया 2mb, ई आई बाहर निकाल दिया, और ये सर 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, mc वाला टर्म 0 क्योंकि सर मोमेंट कितना है 0, इक्वल टू लोडिंग नहीं तो सर वो माइनस वाला टर्म हटा दो, 6 लिख दिया सर। डेल्टा बी ए की वैल्यू निकाली तो सर वो तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 पॉजिटिव थी, अच्छी बात है। लेंथ बी ए है सर, तो बी ए मतलब 6 मीटर सर, ठीक है सर। 6 न्यूमेरिकल वैल्यू। डेल्टा बी सी सर, तो डेल्टा बी सी सर निकाला वो भी +5 है, तो +5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय एल बी सी, तो एल बी सी मतलब सर 4 मीटर। सर ई आई कॉन्स्टेंट वहां भेज दूंगा, भेज दो, क्या परेशानी है। तो 3ma प्लस 2 7 जा 14 mb इक्वल टू ई आई मैंने बाहर निकाला, 6 यहां भी 6 यहां भी, ये भी मैं चाहूं तो कॉमन निकाल देता हूं, 6 निकाल दिया। और परेशानी है तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 भी सर दोनों में कॉमन था, तो ये भी मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर बचा 1/6 प्लस 1/4 क्या सर, और यहां से मेरा 3ma प्लस 14mb इक्वल टू ई आई की वैल्यू सर मैंने 20,000 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3। सर इतनी मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर देता हूं, लगे हाथ। तो 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 सर 0.42, तो अल्टीमेटली 3ma प्लस 14mb इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू निकाल देता हूं सर, तो 0.42 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 20,000 सर, तो 250 आ रहा है सर। तो ये 250 आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। पहली आ रही थी सर 6ma प्लस 3mb इक्वल टू -100, और दूसरी आपकी वैल्यू आ रही है ये, एक बार चेक कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत तो देखते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो हम देखते हैं वैल्यू कहीं हमारी गलत तो नहीं हो रही। 6 का इंटू कर लिया था क्या, एक बार चेक कर लो, तो मतलब 20,000 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1/6 प्लस 1/4, यही हुआ, तो 250 सर। तो सेकंड इक्वेशन आ गई मेरी 250। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, कैलकुलेटर फिर उठा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेटर में मॉड 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 जब तक जमाएंगे जब तक EQN इक्वेशन नहीं आ जाए। EQN आई, उसके नीचे लिखा नंबर 1, तो आपने नंबर 1 दबा दिया। 1 दबाने का पूछता अननोन 2 की 3, तो इस केस पे आपके केवल 2 ही अननोन MA और MB, तो आपने लिख दिया 2। A1 पूछता तो पहली इक्वेशन में MA के साथ क्या है 6 दबाया, इक्वल टू दबा दिया। B1 पूछता तो MB के साथ कितना 3, तो 3 दबा के इक्वल टू दबा दिया। C1 पूछता तो -100, तो माइनस के बाद 100 लिख दिया, फिर इक्वल टू दबाया। A2 पूछता तो 3MA, तो 3 दबा के इक्वल टू दबाया। B2 पूछता तो 14 इक्वल टू दबा दिया, और C2 पूछता तो 250 और इक्वल टू दबा दिया। तो अल्टीमेटली आप यहां लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वी गेट क्या वैल्यू मिल जाएगी, तो आपकी MA की वैल्यू आएगी, MA की वैल्यू आएगी -28.67 किलो न्यूटन मीटर, और इससे एक और बार इक्वल टू दबा दूंगा तो MB की वैल्यू आएगी +24, MB की वैल्यू आएगी +24। तो अब MA MB निकल गया, तो अब मैं क्वेश्चन में क्या निकाल सकता हूं, रिएक्शन निकाल सकता हूं। क्वेश्चन में मैं क्या निकाल सकता हूं, रिएक्शन निकाल सकता हूं। तो मैं रिएक्शन निकाल देता हूं। तो रिएक्शन निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है,
रिएक्शन निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, रिएक्शन तो मैं निकाल सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिएक्शन निकाल देता हूं। रिएक्शन निकालने में क्या है, वापस चालू कर देता हूं। तो फिर मैंने बोला पहला पॉइंट मेरा समीशन ऑफ V इक्वल टू 0, इसका मतलब जितना फोर्स अपवर्ड जा रहा है इक्वल टू जितना फोर्स डाउनवर्ड जा रहा। तो अपवर्ड RA RB और RC ही जा रहा है, तो RA प्लस RB प्लस RC इक्वल टू 0, क्योंकि इस स्ट्रक्चर पे कहीं भी कोई भी वर्टिकल लोडिंग नहीं लगी। सेकंड, हॉरिजॉन्टल फोर्स की कोई जरूरत ही नहीं है। थर्ड, इसको बना देता हूं। तो अब ये मेरा स्पान थोड़ा कुछ इस तरीके से हो गया। यहां साहब मोमेंट MC 0 रहेगा, यहां साहब आपका मोमेंट अगर वैसे बालोगे तो कुछ MB रहेगा, और यहां फिक्स है तो मोमेंट MA रहेगा। सॉरी, लेंथ की बात करी 6 मीटर, लेंथ की बात करी 4 मीटर, ये A है ये B है। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर मुझे मान लो RC निकालना है तो मैं B पॉइंट में मोमेंट ले लूंगा लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। तो मैंने बोला कंसीडर मोमेंट एट पॉइंट B, और यहां लिखूंगा राइट ऑफ द सेक्शन। तो राइट ऑफ द सेक्शन ही कंसीडर करना है। तो यहां मैंने लिख दिया साहब कि यहां तो MC 0 था, लिखने की जरूरत नहीं है। RC B पॉइंट पे ये आया, और यहां मोमेंट क्योंकि मेरा आ जाएगा MB, लेंथ हो गई मेरी 4 मीटर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, RC एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो RC एंटी क्लॉकवाइज RC इंटू डिस्टेंस 4 इक्वल टू, और कोई लोडिंग नहीं है, इक्वल टू कितना बेटा, MB। तो वैल्यू पुट कर देता हूं। तो RC इक्वल टू MB की वैल्यू आई थी आपकी, अभी निकाली आपने 24 डिवाइडेड बाय 4, तो RC आ गया 6 किलो न्यूटन, और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन जो मैंने मानी थी वो मेरी सही थी। डायरेक्शन जो मैंने मानी थी वो मेरी सही थी। तो डायरेक्शन मानने के कारण मेरी वैल्यू कितनी आ गई, तो डायरेक्शन मानने के कारण मेरी जो RC की वैल्यू आई वो RC इक्वल टू 6 किलो न्यूटन आ गया। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगी, A पॉइंट पर मोमेंट ले लूंगा। तो मैंने बोला टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट A, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट A। तो A पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूंगा तो पूरा स्पान आएगा यहां तक। तो मैंने फिर लिखा RC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10, RB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6, MB नहीं आएगा क्योंकि जितना MB क्लॉकवाइज आएगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले में क्यों आ रहा था, क्योंकि हाफ ऑफ द सेक्शन ले रहे थे तो एक मूवमेंट तो आता, तो वो तो आ गया। इस वाले सेक्शन पे एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो MB तो 0 हो जाएगा। और कहां मूवमेंट ले रहा हूं, MA पे, तो इक्वल टू MA। RC की वैल्यू मुझे मालूम है 6 है, तो 6 इंटू 10 प्लस RB इंटू 6, और MA की वैल्यू मैंने निकाली थी, तो जो मेरी MA की वैल्यू थी वो -28.67 था। तो RB की वैल्यू जब निकालूंगा तो -28.67 प्लस 60 डिवाइडेड बाय क्या, 6 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करता हूं, -28.67 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 6, तो जो आपकी RB की वैल्यू आ रही वो आ रही 5.22। RB की वैल्यू जो आ रही वो आ रही 5.22 किलो न्यूटन। अभी भी मेरा साइन सही, क्योंकि मेरी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आती तो मेरा साइन कन्वेंशन क्या हो जाता, गलत हो जाता। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाती तो मेरा साइन कन्वेंशन गलत हो जाता, ठीक है। तो मेरा साइन कन्वेंशन गलत हो जाता, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा नहीं है। अगर साइन कन्वेंशन मेरा गलत हो जाता तब चीजें अलग होती। RB की वैल्यू प्लस 5.22 किलो न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। तो पुट RB एंड RC इन इक्वेशन नंबर व्हाट 3। तो RA प्लस RB प्लस RC इक्वल टू 0 था। RA की वैल्यू पता नहीं, इसकी वैल्यू 5.22,
और इसकी वैल्यू कितनी, तो इसकी वैल्यू मेरी आर सी की वैल्यू आई थी 6 इक्वल टू 0, तो आर ए इक्वल टू क्या -11.22 किलो न्यूटन होगा। और ये माइनस ने मुझे धोखा दे दिया, माइनस ने धोखा दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं अभी माइनस है, जो मैं साइन अभी ऐसा मान रहा था, अगर ये माइनस मुझे हटाना है तो इसका मतलब 11.22 किलो न्यूटन जो मैं अपवर्ड मान रहा था वो अपवर्ड नहीं है, वो डाउनवर्ड लगा है, वो डाउनवर्ड लगा है। तो आप वीडियो रोक के रिएक्शन लिख लो, फिर अपन शेयर फोर्स डायग्राम इसका बनाते हैं। बस अब क्या है, एक एसएफडी बनाना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो इसको मिटा देते हैं। अब आपको वैल्यूज पता चल गई हैं, एसएफडी कैलकुलेट करना है सीधा सीधा और बना देना है, एसएफडी कैलकुलेट करना है और बना देना है। डायरेक्शन आपकी कुछ चेंज हो गई है, ये आपको समझ में आ गई है। आपको आर ए आर बी आर सी की वैल्यू मालूम है, तो मैं एक जगह लिख लेता हूँ क्योंकि डायग्राम बनाने के काम आएगी। तो आर सी की वैल्यू 6 किलो न्यूटन, आर बी की वैल्यू 5.22 किलो न्यूटन और आर ए की वैल्यू 11.22 किलो न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये ध्यान रखना, बाकी दोनों की अपवर्ड है ना। तो करना क्या रहता है, एसएफडी बीएमडी के लिए एक लाइन खींच लो और कैलकुलेशन कर दो, है ना। तो क्या दिख रहा है वो बना देता हूँ। इस बार इसका मतलब जो रिएक्शन में आर ए मान रहा था वो आर ए अपवर्ड रहेगी। तो आर सी की वैल्यू मैंने लिखी 6, आर बी की वैल्यू मैंने लिखी 5.22 और आर ए की वैल्यू लिखी 11.22। शेयर फोर्स डायग्राम के लिए बात कर रहा हूँ। एसएफडी में मैंने बोला डी सी पॉइंट कंसिडर करूँगा तो -6, क्योंकि राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव हो गया। बी पॉइंट की बात करूंगा तो ये आएगा -6 प्लस ये वाला आर बी, तो आर बी आया 5.22, तो ये वैल्यू आ गई -1.22 किलो न्यूटन। और इसकी बात करूंगा तो मेरा एफ ए में -6 -5.22, क्योंकि ये भी तो अपवर्ड है आर बी, -6 -5.22 और आर ए कंसिडर नहीं करना तो 11.22 आ रहा, माइनस आ रहा, इसका मतलब जो डायरेक्शन आप अपवर्ड मान रहे थे वो आपकी डाउनवर्ड है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ये करेंगे या ये वैल्यू जो आ रही है उसी को मान के चलेंगे, ठीक है। डायग्राम प्लॉट कर देता हूँ। ये मैंने बनाया शेयर फोर्स के लिए बेस लाइन, पहली वैल्यू आ रही मेरी एफ सी की -6, ठीक है। एफ बी की वैल्यू आ रही 11.22, वो भी माइनस की तो वो भी नीचे जाएगी, और एफ ए की भी 11.22 तो वो भी नीचे जाएगी, ठीक है। पॉइंट लोड के कारण डिक्रीज हुआ, दोनों के बीच में कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, पॉइंट लोड के कारण डिक्रीज हुआ, दोनों के बीच में कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और अल्टीमेटली 0। तो ये चूंकि नेगेटिव है तो ये ऐसे बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे शेयर फोर्स डायग्राम। उसके बाद लगे हाथ हम इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल के बना देते हैं डायग्राम, कुछ बनना ही नहीं है वो। तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो मैं बोलूँगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या दूसरा नाम उसी का है फ्री बेंडिंग मोमेंट, फ्री बेंडिंग मोमेंट। तो जब कोई लोड नहीं तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम ए एक्स या एम ए बी लिखूँ या एम बी सी लिखूँ, चूँकि लोडिंग नहीं है तो 0। इसका मतलब कोई भी म्यू डायग्राम नहीं बनेगा, इस क्वेश्चन में कोई भी म्यू डायग्राम नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या, केवल और केवल मैक्सिमम। तो इसमें मेरी एम सी की वैल्यू तो 0 थी, एम वी की वैल्यू मैंने निकाली है, और एम बी की वैल्यू मेरी कितनी आई थी वो लिख दूंगा, और एम ए की वैल्यू -28.67 है। एम बी की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरी एम बी की वैल्यू कितनी आई थी, तो एम बी की मेरी वैल्यू आई थी 24, तो एम बी की वैल्यू मेरी 24, 0। तो अब क्या है, डायग्राम बनाना है, क्योंकि ये कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट है और कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट में नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे, तो एम सी की वैल्यू 0, पॉजिटिव बनेगा नीचे 24 और नेगेटिव बनेगा ऊपर, तो 28.67। और इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है तो ज़्यादा लफड़े की ज़रूरत ही नहीं है। अब चूंकि ये मेरा नेगेटिव होगा
तो ये ऊपर बनेगा, चूंकि ये मेरा पॉजिटिव होगा तो ये नीचे बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरीके क्वेश्चन एक बार पेपर में आया है, आपको मालूम होना चाहिए था, तो ये आपका बन गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना मोर देन इनफ है, इसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था और ये तरीके था, उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू। आपने आज 2 तरीके न्यूमेरिकल पढ़े, कहीं फिक्स्ड एंड होगा तो क्या आएगा, सिंक का होगा, सेटलमेंट का होगा तो क्या मतलब रहेगा। फिक्स वाले में हमें केवल और केवल याद रखना है कि इमेजिनरी जीरो स्पान लेंथ का सपोर्ट लेना है, या ऐश्वर्या राय आ जाएगी, काल्पनिक है पूरा, ठीक है, इमेजिनरी है। और इस पे सिंकिंग ऑफ सपोर्ट पे आपको कहानी समझाई दी कि जिस इंटरमीडिएट सपोर्ट पे उसके लेफ्ट और राइट पे वैल्यू लेंगे, सपोज बी पे है तो डेल्टा बी है और डेल्टा बी सी हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या नया बढ़ जाएगा, 6 डेल्टा अपॉन एल आ जाएगा, प्लस प्लस में इक्वेशन में, बाकी सब चलता रहेगा। तो लिख लीजिए इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।